हेलो दोस्तों, शारिक खान हियर। आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट टेलीस्कोप टॉपिक लेकर आए हैं। लास्ट में थोड़ा डिस्टरबेंस आया था, मैं माइक ही ऑन करना भूल गया, कॉलर माइक का, तो आप लोग को बहुत सुनने में इरिटेशन हुआ होगा, मुझे खुद हो रहा था आप लोग को कितना हो रहा होगा। एनीवे, सॉरी फॉर दैट। चलो, आज होपफुली आई हैव सेड एवरीथिंग राइट। टेलीस्कोप, और ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टू बी मोर प्रेसाइज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? टेली मीन्स दूर, ठीक? जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन दूर की चीज को देखना, विजन मतलब देखना, स्कोप विजन देखना, टेली मतलब दूर की चीज को देखना। अब जैसे अमेरिका में कोई मैच हो रहा है या इंग्लैंड के लॉर्ड्स में कोई मैच हो रहा है, तो वो अब टेलीस्कोप से तो देख नहीं सकते, लेकिन टेलीविजन से तो देख सकते हैं ना। तो वो टेलीविजन, दूर की चीज को देखना। तो बहुत दूर का हुआ तो वाया सैटेलाइट, वो टेलीविजन से देखते हैं। और उससे भी ज्यादा दूर अगर एस्ट्रोनॉमिकल, यानी सूरज को, चांद तारे, सूरज को नहीं चांद तारे, रात को जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लैनेट्स एंड डिफरेंट स्टार्स, वेरी वेरी फार अवे डिस्टेंट स्टार्स, उनको हम देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, डायरेक्ट विजन है ये, इसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। दूर की चीजों को देखने का इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, टेलीस्कोप। और ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और कौन सा होता है? दूसरा भी होता है क्या? हाँ, दूसरा भी होता है। कौन सा होता है? टेरेस्ट्रियल होता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना, जिसको हम बाइनोकुलर भी कहते हैं। और भी होता है, हाँ, एक और होता है, न्यूटोनियन होता है, जिसमें मिरर लगा होता है और इसमें लेंसेस वाला है ये, ठीक है। तो ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप है ये, इसमें लेंसेस हैं। और एक रिफ्लेक्टिंग वाला होता है, इसके हम बाद में करेंगे, आज सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करना है मुझे, हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर। चलो, अब ये यहाँ पर भी दो लेंसेस हैं, माइक्रोस्कोप में भी दो लेंसेस होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और यहाँ भी दो लेंसेस होते हैं। फिर डिफरेंस क्या दोनों में? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस बड़े एपर्चर का है और आईपीस लेंस छोटे एपर्चर का है, स्मॉल एपर्चर का। ऐसा क्यों है? चलो, इसको भी मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों है, लेकिन पहले डायग्राम समझें। ये रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होती है, वो कहाँ से होती है? फ्रॉम इन्फिनिटी होती है। तो लेंस से पास होने के बाद वो कहाँ कन्वर्ज हो जाती है? लेंस के फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस हुआ एफओ। अब ये हमारा आईपीस लेंस है, जिसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जैसे टेलीस्कोप में था वैसे ही यहाँ भी इसको हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये आईपीस लेंस को हम इस तरह आगे पीछे घुमा के एडजस्ट करते हैं कि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी, क्या लिख दूं इस इमेज को? FOA लिख दूं, FOA, ये इसको लिख दिया मैंने, ठीक, FOA लिख दिया इस इमेज को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, किसी सन की है, किसी सन नहीं बल्कि डिस्टेंट स्टार, सन से भी बड़े स्टार्स होते हैं, तो उसकी इमेज बनी FOA। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस FO पर बनी ये इमेज FOA। तो अब ये इसके लिए वर्चुअल रेड से बनाया मैंने इसको यहाँ पर, ये इस आईपीस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब मैं इसको ऑब्टेन कर लेता हूँ, लेंस की पोजीशन को आगे पीछे सरका के एडजस्ट इस तरह करता हूँ कि ये इमेज आईपीस लेंस के फोकस FE और आईपीस लेंस यानी इस कॉन्वेक्स लेंस के बीच में बने। तो मैं आपको समझा रहा था, यही तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था, कितनी डिस्टर्ब्ड आवाज़ थी, कितना गूंज रही थी आवाज़ रूम की। हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किया, बिल्कुल हमारा सही से रिकॉर्ड हो रहा है, और जब सुना तो कितनी गूंज, कितना रिवर्बरेशन, कितना इको था उस आवाज़ में, कितना इरिटेशन। एनीवे, चलो, अब आज नहीं होगा ये। तो अब मेरा कहने का, समझाने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में समझाना चाह रहा था वो यहाँ भी है। तो इसको हम, इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज को, माइक्रोस्कोप में था, स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज को इस आईपीस के फोकस और इस लेंस के बीच में ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगता है, ये वाली इमेज, ठीक। तो अब अगर ये इमेज हम ऑब्टेन कर लें आईपीस लेंस E और FE के बीच में, तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड और उसी ऑर्डर की इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट होता है तो वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट ही इन्वर्टेड होगा तो इमेज भी इन्वर्टेड होगी, इन्वर्शन रियल एज सच नहीं आएगा। वही आपको मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में समझाया था। आप बोलेंगे फाइनल इमेज ये बनी तो ये तो इन्वर्टेड है, नहीं, इमेज इन्वर्ट नहीं होती, इनमें इमेज इन्वर्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट होती है।
क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर सीधा, यही मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में समझाया था, ऑब्जेक्ट अगर सीधा उसकी इमेज उल्टी बनती है, इन्वर्टेड, तो ये होता है इन्वर्जन। यहां पर इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी डाउन इन्वर्टेड और इमेज तो ऑलरेडी इन्वर्टेड है, तो उसमें इन्वर्जन नहीं हुआ है ना। तो ये इसकी फाइनल इमेज बन जाती है। इस फाइनल इमेज का मैं कुछ नाम रख देता हूं, और सपोज फाइनल इमेज को हम कहते हैं, बीटा से आप कंफ्यूज ना हो, CD मान लेता हूं। CD हमारी फाइनल इमेज बन गई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। तो अब ये टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट क्या है? अब जरा इसके थोड़े कॉन्सेप्ट की बात करें। टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिस्टेंट फार अवे ऑब्जेक्ट जो थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे होते हैं, फार वेरी वेरी फार फार अवे, उनकी इमेज को ऑब्जर्वर, ये आई है ऑब्जर्वर की आई के नजदीक लाके एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज को यहां बना देता है। तो उस ऑब्जर्वर को वो डिस्टेंट फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देने लगता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और दो लेंसेज की यहां हमने इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल एपर्चर का था, छोटा था, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ही माइक्रो साइज का था, हमें बड़े लेंस की जरूरत नहीं थी। यहां पर बड़े एपर्चर का हमने लेंस इसलिए लिया है बड़े साइज का, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो वहां से जितनी ज्यादा लाइट लिए ऑब्जेक्टिव लेंस कलेक्ट करेगा, हमारी फाइनल इमेज उतनी ही ब्राइट बनेगी। तो उस मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट को कलेक्ट करने के लिए इसका एपर्चर एज मच पॉसिबल, एज मच बिगर, एज मच पॉसिबल बनाया जाता है। एज मच एज पॉसिबल उसका बड़ा एपर्चर लिया जाता है। दैट इज द ओनली रीजन, नो अदर रीजन, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट उसके थ्रू आए और जो फाइनल इमेज बने सब्सटेंशियली विजिबल एंड ब्राइट बने। एक क्वेश्चन आता है, अगर लेंस के लोअर पार्ट को ब्लैक कर देंगे तो क्या होगा? क्या इमेज आधी बनेगी? आधी नहीं बनेगी, इमेज तो पूरी बनेगी। तो फिर क्या होगा उसका इफेक्ट? उसका इफेक्ट ये होगा कि उसकी जो ब्राइटनेस है इमेज की, वो ब्राइटनेस हाफ हो जाएगी, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो अब इसके लिए इसका एपर्चर हम लेते हैं हाई। अब क्योंकि जब ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी के ऊपर, तो उसकी इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनती है, बहुत छोटी बनती है मतलब। तो अब ये इमेज FO, इस ऑब्जेक्टिव के फोकस FO पर बनती है। तो अब इसके लिए हमें बड़ा लेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इमेज डिमिनिश्ड बनी। माइक्रोस्कोप में थोड़ी होता है कि पहले तो आपके स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाई करता है, फिर आईपीस लेंस और मैग्नीफाई कर देता है, तो वो और बड़े साइज का इसीलिए लेते हैं क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड इमेज बनती है यहाँ पर। तो अब दोबारा देख लीजिए एक बार, ये इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं पैरेलल टू द ईच अदर, और जब भी रेज ऑफ लाइट किसी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल इंसिडेंट होती है फ्रॉम इन्फिनिटी, तो उसकी इमेज बनती है कहाँ पर? इसके फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव FO पर बनती है। तो ये इसकी FOA इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बन गई, जो रेड लाइन से आपको दिख रहा होगा शायद। अब रेड लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर दूं तो आपकी कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो बने इसमें पूरा प्रॉपरली दिखाई ना दे, तो मैंने और डार्क कर दिया। अब आपने देख लिया होगा कि रेड इमेज बन रही है, मैंने डार्क कर दिया ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। ठीक, ये इमेज बन गई। अब ये इमेज इस आईपीस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। अब इस आईपीस लेंस की पोजीशन को हम ऐसे आगे पीछे एडजस्ट कर दें कि ये जो इमेज FOA डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज इसके फोकस FO पर बनी, ये इसके FE, किसके FE? आईपीस लेंस के फोकस FE और आईपीस लेंस के बीच में बने। तो हम ये जानते हैं किसी लेंस की मैग्नीफाइंग लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है कि जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस और लेंस के बीच में बनता है तो उसकी उसी ऑर्डर की हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन जाती है। तो इसको हम आईपीस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो फाइनल इमेज बने वो कहाँ बने? फाइनल इमेज बने एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बने। तो अब ये जो डिस्टेंस इस आईपीस लेंस के लिए UE, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हुआ आईपीस के लिए, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? ये डिस्टेंस इसके लिए हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस। अब आईपीस लेंस के लिए फाइनल इमेज यहां बनी, तो इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस VE इज इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फाइनल इमेज बनी। अब ये रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही हैं, तो जो विजुअल एंगल यहां बनेगा वही ऑब्जर्वर की पोजीशन पर भी बनेगा, क्योंकि ये होगा 25-50 1 मीटर से ज़्यादा थोड़ी होता है। 1 मीटर लंबा थोड़ा टेलीस्कोप होता है, इतना सा होता है, 2-1 फुट का होता है हार्डली।
तो ये 1-2 फुट या 50-25 जो सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो ये एंगल जो यहाँ पर है वही वहाँ पर भी होगा, क्योंकि रेज ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इन्फिनिटी से पैरेलल आती हैं। जो एंगल यहाँ बनेगा वो एंगल यहाँ पर भी बनेगा, ऑब्जर्वर की आई पर भी वही एंगल बनेगा। मैं यहाँ बनाया नहीं, एक डॉटेड लाइन से यहाँ बना सकता हूँ मैं, आप मत बनाना, ये समझाने के लिए, वही एंगल अल्फा यहाँ भी बनेगा, है ना। डायग्राम अपना गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने समझाने के लिए यहाँ नहीं बनाया उसको। तो अब अपन डेरिवेशन के ऊपर आ जाए। बस थोड़ा सा मैग्नीफाइंग पावर में ये डिफरेंस ये है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर में थोड़ा सा फॉर्मूला में डिफरेंस ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है मैग्नीफाइंग पावर is the ratio of visual angle subtended by the final image and by the object, जब दोनों को रखा जाता है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ। फाइनल इमेज ने डी से कितना एंगल बनाया और ऑब्जेक्ट जो फोकस के बाहर था उसको भी डी पर रखा, डी पर रखने के बाद उसने कितना एंगल बनाया, ये रेशियो कहलाता है मैग्नीफाइंग पावर। बट माइक्रोस्कोप के लिए इसमें ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से आप उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर सन से लाखों गुना बड़े स्टार को लाकर नहीं रख सकते ना। तो फॉर्मूला सिर्फ ये है, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। कहाँ से इन इमेज बनाई, ये एंगल बनाया ऑब्जेक्ट ने, इमेज का तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से बनाया बीटा, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए ये कंडीशन नहीं कि वो विजुअल एंगल बनाए when object is placed at the least distance of distinct vision, वो कंडीशन यहाँ पर नहीं है, वो कंडीशन सिर्फ माइक्रोस्कोप के लिए थी। तो माइक्रोस्कोप में अलग फॉर्मूला एक ही है, बट थोड़ा सा चेंज। अगर टेलीस्कोप के माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की बात करें, टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर की बात करें, तो इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। इतना ही डेफिनेशन है मैग्नीफाइंग पावर की। अब ऑफ कोर्स ये बहुत बड़े, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है, तो हमारे सारे एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। विजुअल एंगल्स को हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया। चलो अब इनमें यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। tan बीटा यहाँ देखिए m इज इक्वल टू tan बीटा FOA परपेंडिकुलर अपॉन बेस O2 FO, O2 FO, ये लिख दिया। tan बीटा की वैल्यू यहां से आ गई, ठीक है, होल अपॉन tan अल्फा। ये tan अल्फा देख लो, ये FOA कॉमन है इसलिए ये वाला एंगल लिया हमने, ये वाला बीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल अभी नहीं लिया, ये वाली साइड कॉमन आ रही है। तो tan अल्फा, अब आप खुद बोलेंगे tan अल्फा परपेंडिकुलर FOA, FOA द परपेंडिकुलर अपॉन बेस O1 FO अपॉन O1 FO। बस ये सिंपल सी हमने वैल्यूज पुट कर दी, tan बीटा और tan अल्फा इस वाले दो ट्रायंगल में हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, अब आइए वैल्यू, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि FOA कैंसिल हो जाएगा, O1 FO ऊपर चला जाएगा, O2 FO नीचे आ जाएगा। तो हमारा अब ये अगला स्टेप होगा O1 FO अपॉन O2 FO। यहाँ आपको ये बात और क्लियर करता चलो कि O1O इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड O2 इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है। चलिए अब और आगे स्टेप को बढ़ाया जाए। ये O1 FO क्या है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव से उसके ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस, ये होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है FO। अब मैं आपको यहाँ एक बात बाद में बताऊंगा, दोनों लेंसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये ऑप्टिकल डिस्टेंस कहलाता है। ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी कहते हैं। एक दूसरा नाम और भी है, इसको बताऊंगा दूसरा नाम क्या है इसका भी। ये O1 FO जब आऊंगा उसके ऊपर तो उसका दूसरा नाम भी बताऊंगा। लेंथ ऑफ आप टेलीस्कोप याद रखिए। ओके, ऑप्टिकल लेंथ भी कहते हैं इसको, ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी कहते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस के बीच का डिस्टेंस को। तो O1 FO इसकी फोकल लेंथ हुई, तो ये FO आ गया। अब O2 F के ऊपर ध्यान दो, O2 FO
ये FOA हमारे आई पीस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस हुआ O to A, आप देख रहे हैं O to FO क्या हुआ, ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस लेंस, तो मैं यहां लिख दूंगा UE, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जरा मैं एक बार देख लूं कि क्या स्टेप्स पूरी नीचे तक आ रही है, आपको क्लियरली विजिबल हो रही है। हाँ, क्लियरली आपके लिए विजिबिलिटी है। तो अब मैं और एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं। अब मुझे 1/UE की वैल्यू पुट करनी है यहां पर, तो मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। लिखिए, इतना नोट करने के बाद आगे लिखिए, अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला। यहां ये बताना मैं एक बार दोबारा जरूरी समझता हूं कि देखो, ये जो डेरिवेशन है, मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये BKL है, बोर्ड के लिए है इंपॉर्टेंट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, इन दोनों में से एक डेरिवेशन आता है या दोनों ही आ जाते हैं विद चॉइस। तो बोर्ड के लिए आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये मिटा दिया जाए, अगले स्टेप के ऊपर आते हैं। बहुत सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे सारे फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। चलो, अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस लेंस, लेंस फॉर्मूला अप्लाइड टू आई पीस लेंस। यार कुछ नहीं करना, एक तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये याद रखो, ये आ गया, ये इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, लेंस फॉर्मूला है आई पीस लेंस के लिए 1/FE, FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव ही होती है, तो ये एज इट इज आ गया 1/FE इज इक्वल टू 1/VE। VE क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। आई पीस लेंस के लिए ये इमेज डिस्टेंस हो गया, लेकिन क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड है इसलिए इसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होता है नेगेटिव, तो ये आएगा -D, और ये -1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेंस के लेफ्ट साइड है इसलिए ये भी आएगा नेगेटिव। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, ये वाला, और ये -1/D का साइड चेंज करोगे तो ये हो जाएगा +1/D। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बस अब 1/UE की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ये लीजिए, सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू। सो वी हैव M इज इक्वल टू FO, ये FO, ठीक है। 1/UE की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट की हमने, आई होप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। ये 1/UE की वैल्यू निकाल ली हमने। क्यों निकाली, यहां सब्सटीट्यूट करना है इसलिए निकाली। तो अब 1/UE की वैल्यू आ गई, तो क्या करो, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में 3 से। तो M की जगह M आ गया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू आ गया, FO की जगह FO आ गया। अब 1/UE की वैल्यू का सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो उसकी वैल्यू ये है 1/FE प्लस 1/D। एक तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं इसको। अगली स्टेप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। मुझे FE बाहर निकालना है, यहां से तो डिनोमिनेटर से तो आ जाएगा FE बाहर, लेकिन यहां पर FE है ही नहीं। तो यहां मैं इमेजिन कर रहा हूं FE का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां भी किया मैंने इमेजिन, FE को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी किया और न्यूमरेटर में भी किया। अगर यहां FE नहीं और मुझे कॉमन लेना है, तो इमेजिन करो FE यहां भी है तो यहां भी होगा, तभी तो 1/D आएगा। मतलब इमेजिन करो कि FE का आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया FE/FED। इमेजिन करना है, तो अब कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो M इज इक्वल टू FO, और डिनोमिनेटर से मैंने FE ले लिया कॉमन, तो यहां से FE बाहर आ गया, तो यहां तो बचा 1। अब यहां पर FE था ही नहीं, तो FE यहां भी इमेजिन करो, यहां भी इमेजिन करो, न्यूमरेटर में भी इमेजिन करो, डिनोमिनेटर में भी इमेजिन करो। डिनोमिनेटर वाला बाहर आ गया, न्यूमरेटर वाला रह गया, FE/D।
तो भाई ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, चलो इसके ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल किया जाए। लिखिए, पहले तो आप नोट कर लीजिए, इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम। इसके पहले के थोड़ा आपको एक न्यूमेरिकल कराऊं। देखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ and magnifying power of telescope is inversely proportional to focal length of eyepiece lens। ठीक है, magnifying power is directly proportional to focal length of objective and inversely proportional to focal length of eyepiece। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा और ये इसकी फोकल लेंथ कम से कम होना चाहिए। FO should be more and more, FE should be less and less। माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं था। माइक्रोस्कोप में हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर था उसमें FO नीचे आ रहा था। तो ये क्वेश्चन आता है एक एग्जाम में, ये भी बोर्ड के लिए है BKL, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस से पहला डिफरेंस डेफिनेशन का आएगा। क्या डेफिनेशन? माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखने के लिए यूज होता है, टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है। ये पहला डिफरेंस आ गया। डिफरेंस नंबर 2, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का एपर्चर कम होता है, आईपीस का एपर्चर ज्यादा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। और टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का एपर्चर ज्यादा होता है बट आईपीस का एपर्चर साइज यानी कम होता है। ये हो गया डिफरेंस नंबर 2। डिफरेंस नंबर 3, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, whereas in case of telescope the magnifying power is directly proportional to focal length of the objective। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये 3 डिफरेंसेस आते हैं 3 मार्क्स के। 4th डिफरेंस, दोनों का डायग्राम बना दो। सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है। तो ये बोर्ड स्पेसिफिक है ये। अब एक बात आप ध्यान से सुनिए, अगर जो चीज़ बोर्ड स्पेसिफिक होती है तो क्या उसके ऊपर बेस कुछ कंपटीशन के लिए प्रॉब्लम्स बन सकते हैं? जनरली उसी में से बनते हैं। लेकिन ये डिफरेंसेस लिखने के लिए कॉम्पिटिटिव में थोड़ी आते हैं। तो ये डिफरेंस जो बता रहा हूँ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कंपटीशन में थोड़ी आता है। अगर कंपटीशन में कुछ आएगा भी तो आपको कुछ डायग्राम बना के बता दिया जाएगा, बताइए डायग्राम में खामी कहाँ है, डायग्राम में कमी कहाँ है, या डायग्राम में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं आएगा, सब कुछ इलस्ट्रेटेड दिखेगा आपको तो करेक्ट चॉइस का आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न। बट बोर्ड में सब कुछ मैनुअली आपको करना होगा, करके दिखाना होगा, ड्रॉ करना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, डिफरेंसेस लिखने होंगे। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा कॉम्पिटिटिव और इन डेप्थ हो जाता है। चलो अब एक सिंपल न्यूमेरिकल करा रहा हूं बेस्ड ऑन टेलीस्कोप। लिखिए, in an astronomical telescope, focal length of the objective lens is 25 centimeter। FO is equal to 50 centimeter। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस और आईपीस सिंपली इज 5 सेंटीमीटर। देखो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी मोर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शुड बी लेस। फुल स्टॉप। द फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। The final image is obtained at the least distance of distinct vision. Find the magnifying power
ऑफ द टेलीस्कोप, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। चलो कर लेते हैं इसको हम सॉल्व। न्यूमेरिकल, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट ही आता है, डायरेक्ट ही आता है। जितना सिंपल एग्जाम्पल होगा, जितना सिंपल फॉर्मूला होगा, उसका न्यूमेरिकल उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और घुमाने वाला होता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन होता है, न्यूमेरिकल उतना ही सिंपल होता है इसका। तो सब कुछ वैल्यूज हमारे सामने दी हुई है, फॉर्मूला हमारे सामने है। एम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, देखें आप, एफओ कितना है, 50 है, 50 अपॉन एफई की वैल्यू कितनी है, 5 है, और 1 प्लस एफई इज रिपीटेड 5 हो गया, एफई ये आ गया 5 अपॉन ये होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन कितना, ये ऑफ कोर्स मुझे मालूम है ये 25 होता है। तो अब ये हो जाएगा 10 और 1 प्लस 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 यानी 0.2 है ना। चलो एक स्टेप बढ़ा दो, 1 अपॉन 5, तो 10 इंटू 1 प्लस ये कितना हो गया 0.2 यानी 10 इंटू 1.2, तो ये हो गया 12। मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो गई, 12 हो गई। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है मैग्नीफाइंग पावर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट थोड़ा बहुत घुमा फिरा दे। पहले सिंपल न्यूमेरिकल करिए, सिंपल न्यूमेरिकल कर लोगे तो अब जरूरी नहीं है कि हमेशा मैग्नीफाइंग पावर पूछी जाए। कभी आपसे मैग्नीफाइंग पावर पूछ लेते हैं, कभी आपसे बोलते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो अगर आपसे यहां लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछा जाए तो क्या करेंगे, जरा देखो। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये है, तो ये कैसे करेंगे हम, एल क्या होगा, एल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये होता है, यहां देखो O1 O2, O1 से O2 तक का डिस्टेंस, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस। तो अब ये O1 FO हो गया, यहां से यहां तक O1 FO प्लस FO O2, FO O2। तो भाई अब तो कुछ भी नहीं रहा इसमें, देखें आप O1 FO क्या है, तो ये तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, प्लस O2 FO क्या है, ये है UE। अब आपको आई पीस लेंस के लिए ये भी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पूरा नहीं करके बताऊंगा, आप बोलेंगे सर इतना तो हम ही कर लेंगे। FO तो दिया है आपको भाई 50 सेंटीमीटर दिया है, UE चाहिए, तो UE कहाँ से आएगा, 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन VE प्लस 1 अपॉन UE, यहाँ से आ जाएगा। तो आप बोलोगे FE तो दिया है, व्हाट अबाउट VE, तो भाई VE आपको दिया हुआ है D, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन। पूरा नहीं करा रहा हूँ, आप कर लेंगे मुझे मालूम है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -25 प्लस 1 अपॉन UE कैलकुलेट अब तो कर लोगे ना यहाँ से UE। अब यहाँ से UE की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी आ जाएगा। अब अगर बाय द वे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दिया हो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दिया हो और UE कैलकुलेट करना हो, तो आप UE कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दिया हो, UE दिया हो, तो आप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाए जाते हैं। फिर FO को आप मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला में रखो, तो आप मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दी हुई है। चलो अब अगला डेरिवेशन इसी से मिलता जुलता, ये टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैग्नीफाइंग पावर का हम अब कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। टेलीस्कोप हेडिंग पूरी कर लो, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो क्या है ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब, पहले डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आप थोड़ी जगह छोड़ देना नॉर्मल एडजस्टमेंट को लिखने के लिए। पहले डायग्राम समझा के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, डायग्राम ड्रॉ करके, तो फिर आपको ये जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। ये इसके ऊपर अब जो मैं बता रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव के लिए है। नॉर्मल एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी करवा रहा हूं वो क्या है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, बोर्ड में तो आते ही हैं, कॉम्पिटिटिव में बहुत आए हैं। आओ इसको भी अपन देखें, इसको भी समझें अच्छी तरह से, इसका भी पोस्टमार्टम करें। पहले डायग्राम पूरा कंप्लीट कर दूं।
अब आप मुझे बताएंगे कि ये रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो ये रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही हैं, और ये कहाँ इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, जो हम रे ऑफ लाइट जब इन्फिनिटी से आती है, तो ये हम जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है फोकस के ऊपर। ये फोकस के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। किसके फोकस के ऊपर बनी? ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के ऊपर बनेगी इमेज। तो जरा ध्यान से देखना, ये इमेज बन गई, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। ये क्या है? FO है। अब खेल होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये मेरा आई पीस लेंस, ठीक है, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O2। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है, अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज में जानता हूं ये ऑब्जेक्टिव के फोकस पे तो बनती ही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्टिव के फोकस पे तो बनती ही है, अगर इस और ये इमेज इस आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, ये भी मैं जानता हूं। इस ऑब्जेक्ट की इमेज, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज FOA, जो भी इसका नाम मैं दे दूं, चलो इसको A नाम दे दिया मैंने, FOA इमेज का साइज हो गया, हाइट। तो ये ऑब्जेक्टिव के फोकस पे तो बनती ही है। अगर मैं आई पीस को ऐसे एडजस्ट करूं कि ये इमेज इसके भी आई पीस के फोकस FE पर भी बने, इस पर भी बने, यानी दोनों फोकाई एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएं, तो ये इमेज जो है इस आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। और मैं जानता हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट होता है फोकस के ऊपर, तो उसकी इमेज कहां बनती है? उसकी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनती है। कहां बनती है इमेज? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक। तो अब याद रखो, ये इन्फिनिटी इमेज दो साइड होती है, यहां बनेगी तो ये रियल बनेगी, यहां बनेगी तो वर्चुअल बनेगी। दो ऑप्शन हैं। कैसी इमेज बनती है? नॉर्मल एडजस्टमेंट में दोनों बनती है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ रियल भी बनेगी, इस साइड बनेगी तो रियल, इस साइड बनेगी तो वर्चुअल, दो इमेज बनती है, याद रखना, ये दोनों ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो ये अगर हमारी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव के ऊपर तो बनती ही है, अगर ये आई पीस के फोकस पर भी बने तो ये कहलाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। आप डायग्राम ड्रॉ करिए। ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी कहलाता है। ये जो दोनों लेंसेस के बीच का डिस्टेंस है ना, ये कहलाता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी कहते हैं इसको। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यहां से ये जो डिस्टेंस है लेंस से ऑब्जेक्टिव के फोकस का, ये ऑफ कोर्स FO होता है, लेकिन आईपीस का भी फोकस इसी पॉइंट पर है, तो ये FE हो गया। तो हमारा जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ L, ये क्या हुआ? ये हुआ FO प्लस FE। देखिए FO प्लस FE हुआ। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। आप डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, मैं अब इसको रिज्यूम कर रहा हूं। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी कहते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये दोनों लेंसेस के फोकल लेंथ का सम होता है, एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द डायग्राम। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। अदरवाइज ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है? वो FO प्लस UE होती है। हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी FE हो गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एट द फोकस ऑफ आई पीस, तो UE की जगह FE आ गया। अदरवाइज ऑप्टिकल पाथ लेंथ यानी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को हम FO प्लस UE भी कहते हैं। यहाँ पर UE इज इक्वल टू FE, तो ये आ गया। अब इसका हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भाई? मैग्नीफाइंग पावर। तो फाइनल इमेज ने आई के ऊपर जो एंगल बनाया उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, और ऑब्जेक्ट ने बनाया अल्फा से। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर होता है M इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दो 10 बीटा की 10 अल्फा की, तो दिस इंप्लाइज दैट M इज इक्वल टू 10 बीटा मतलब FO अपॉन A परपेंडिकुलर। पहले भी यही क्या था? FOA
FOA अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है O2FO लिख दिया, O2FO दिख रहा होगा, होल अपॉन, अब यहां आ जाइए tan अल्फा, FOA परपेंडिकुलर अपॉन बेस O1FO, O1FO, FOA से FOA कैंसिल हो गया, M इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी O1FO अपॉन O2FO, O2FO, O2FO. O1FO is the focal length of the objective lens. O2FO और O2FE दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो मैं इसको लिखूंगा इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। तो M इज इक्वल टू O1FO, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस कहलाता है FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। O2FO भले ही लिखा हुआ है लेकिन ये फोकस ऑफ आईपीस भी है, तो आईपीस क्योंकि ये इमेज जो बनी इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की आईपीस के भी फोकस के ऊपर बनी, तो इसका आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर O2 है, O2 से ये लेंथ FE हो जाएगी, तो यहाँ आएगा FE, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये 2 ले लो, ये 1 तो ये हो गया हमारा, 2 ये हो गया, फिर इस इक्वेशन का नाम 2 रखो, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE इन केस ऑफ टेलीस्कोप व्हेन इट इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। इतना ही आता है एग्जाम में, कुछ नहीं। मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और करवा के आज की क्लास अपन वाइंड अप करते हैं। लिखिए एक प्रॉब्लम, आप नोट कर लेना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। एक प्रॉब्लम मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, अच्छी प्रॉब्लम है, मजेदार प्रॉब्लम है। लिखिए, इन अ टेलीस्कोप capital P is the common focal point. Capital P is the common focal point as shown in the figure. As shown in the figure. Full stop. If, repeat, in a telescope, capital P is the common focal point as shown in the figure. Full stop. If focal length of objective is 1.0 meter and magnifying power is 10, magnifying power is 10, what is the optical path length, यानी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात हो रही है। What is the optical path length? ऑप्शंस हैं, what is the optical path length, यानी कैपिटल L, और मेरे ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए है कितना, 0.1 मीटर। ऑप्शन बी 0.9 मीटर। ऑप्शन सी 1.1 मीटर। ऑप्शन डी 1.0 मीटर। अब एज शोन इन द फिगर लिखा हुआ है, तो वेयर इज द फिगर? सो हेयर इट इज द फिगर। ये फिगर है इस गिवन प्रॉब्लम का। इसको मिटा नहीं रहा हूं ताकि थोड़ा फील आए आपको। ये गिवन फिगर है जिसकी बात हो रही है। ये एक लेंस जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ये दूसरा लेंस जिसको हम कहते हैं आई पीस लेंस, और ये दिया हुआ है पॉइंट P और ये है L। तो इसको पूछा है भाई ये L कितना है, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। और क्या क्या दिया है मुझे डेटा में? मुझे डेटा में दिया है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। थोड़ा आप ये लिखिए, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी दी हुई है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दी हुई है 1.0 मीटर एंड मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 10। निकालना क्या है? L निकालना है। ये प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है।
चलिए, अब अननोन क्वांटिटी का फॉर्मूला मेरे पास मालूम होना चाहिए हमें हमेशा FO प्लस FE होता है। FO की वैल्यू तो है भाई मेरे पास, FE की वैल्यू नहीं है, बट आई नो द रिलेशन। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, ये देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट हो ना, ये फोकल पॉइंट मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव O का भी फोकस है और ये आई पीस का भी फोकस है, FE भी यही है, तो ये दोनों का कॉमन फोकल पॉइंट है। कॉमन फोकल पॉइंट मतलब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सिर्फ इतना होता है FO अपॉन FE, 1 प्लस FE अपॉन D, वो यहां नहीं आता, वो इसके पहले वाले एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट में नहीं था, वो जनरल एडजस्टमेंट में था। FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D है ना, वो ये वाला फॉर्मूला नहीं। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सिर्फ इतना ही होता है। तो M की वैल्यू दी हुई है आपको 10, FO आपको दिया हुआ है 1.0, FE यहाँ से आप निकाल लेंगे, FE की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 10, FE की वैल्यू हो गई यहाँ से 0.1। ये इक्वेशन 2 मान लो। अब तो बता दो यार, इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ आप कैलकुलेट करके बताओ। आपको टाइम दिया, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करता है ये, एंड लेट मी नो द आंसर। आई वुड लाइक दैट यू शुड सॉल्व इट एंड लेट मी, इस चैट बॉक्स में मैं चेक करूंगा कि किस बच्चे ने बिल्कुल सही सही कैलकुलेट किया। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एक्चुअली। मालूम है क्या होता है, ये प्रॉब्लम बच्चे यहाँ तक इसको अटेम्प्ट नहीं करते यार, इतने सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लिया है मैंने, ठीक है, ये एम्स का क्वेश्चन लिया है मैंने ये। अब बच्चों को ज़्यादातर जिन्होंने इन डेप्थ स्टडी नहीं की होती है वो सिंपल क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, आप लोग मत छोड़ना, ये एम्स का क्वेश्चन लिया है मैंने। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों ने लिख लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, चैट बॉक्स में आंसर भी लिख लिया होगा। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। L इज इक्वल टू FO हमारा कितना दिया हुआ है, FO हमारा दिया हुआ है 1.0। अरे यार फॉर्मूला तो लिख दो, चलो ये लिखा फॉर्मूला, प्लस FE की वैल्यू कितनी 0.1, तो L इज इक्वल टू 1.1 हो गया। और ये कौन सा ऑप्शन है, इट इज द ऑप्शन C। तो अब ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल रे ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट इट इज कमिंग टू एन एंड। अगले टर्म में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं करूंगा, लेकिन अब हम एक बड़े क्रूशियल स्टेज पे हैं। अब हम एंटर होने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स वाले नए चैप्टर के ऊपर। मैं आपसे बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि देखो वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंटरफियरेंस है, इसमें वेव फ्रंट है, इसमें डिफ्रैक्शन है, इसमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, वेव नेचर ऑफ लाइट है, कहाँ लाइट का वेव नेचर फेल हो जाता है, ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो। कहाँ पार्टिकल नेचर लाइट का फेल होता है, बस यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरफियरेंस को पार्टिकल नेचर से नहीं समझा जा सकता, डिफ्रैक्शन को पार्टिकल नेचर से नहीं समझा जा सकता, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को पार्टिकल नेचर से क्वांटम कॉन्सेप्ट से नहीं समझा जा सकता। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट ओनली। तो आप तो जानते हैं ना पार्टिकल नेचर यानी क्वांटम, ये क्वांटा यानी फोटॉन्स क्या होते हैं, उसी की बात हो रही है। हम दोनों कवर करेंगे, पहले लाइट का वेव नेचर और फिर लाइट का पार्टिकल नेचर, दोनों बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बार बार शुरू से कह रहा हूँ, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन की सरसरी आपने स्टडी कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं वो आप याद करिए। सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या होता है, फेज सिंपल हार्मोनिक मोशन देखना, उसमें पढ़ लो फेज। फेज के बाद आप व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, वेव मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैं समझाऊंगा, एकदम से शुरू नहीं करूंगा। ये मुझे पूरा पिछला हिसाब किताब पहले पूरा कंप्लीट करना होगा। देखो यार मैं बोल बोल के थक गया हूँ यार, 12th वगैरह कुछ भी नहीं है, जो कुछ है क्लास 11th है, 11th के ही कॉन्सेप्ट हमारे 12th में आके लग जाते हैं। तो 11 जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग है वही 12th में सर्वाइव कर पाता है, सर्वाइव नहीं कामयाब वही होता है। तो आप अपने 11th के कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ मैं, देखो फेज सिंपल हार्मोनिक मोशन में देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन क्या होते हैं, कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, रिपीट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, दो वेव्स जब सुपर इम्पोज होती हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्टर्बेंसेस दोनों वेव्स का एल्जेब्रिक या वेक्टर सम होता है।
इसी बेसिस के ऊपर हमने डॉप मीन्स क्या देखा था, हमने प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स एंड बीट्स, 11th की बात कर रहा हूँ, नया नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स, जो वायर को स्ट्रेच करते हैं कैसे हार्मोनिक्स बनते हैं, है ना, वो और बीट्स, वो सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, वो अब लाइट में यूज़ करेंगे। तो भाई इसकी आप अच्छी तरह तैयारी करके आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मज़ेदार है। जब मज़ेदार जब होगा जब आपके 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो पहले इन्हीं की बात करेंगे अगले टर्म में, पहले आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा मुझे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक पीरियड भी मिस मत करना, एक क्लास भी मिस मत करना, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है आपको। तो ये अब आपके लिए मेहनत की जा रही है, जितना बोलते जा रहा है सिर्फ उतना करते जाइए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगले टर्म में मुलाकात होगी।